हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था। साम्यावस्था में अगर हम देखें तो क्या होता है कि जो बॉन्ड बने हुए हैं वो तो टूटते हैं और उनसे कुछ नया प्रोडक्ट आके जुड़ता है, यानी कि कुछ केमिकल्स यानी कि ऐसे मान लो कि अभिकारक हैं वो जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ में क्या होता है कि कोई नया अभिकारक आके जुड़ेगा और पुराने वाले क्या होंगे, टूटेंगे और नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो चलो आज हम इस साम्यावस्था के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें पुराने बंध तो क्या है, टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। जैसे ए बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इसके साथ में अब डी और अटैच हो रहा है, डी आके जुड़ेगा तो क्या होगा कि ए के साथ में बी तो बॉन्ड तोड़ देगा और ए के साथ में डी है वो बॉन्ड बना लेगा। तो ये क्या होगा, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। अब अगर दिशा के आधार पर देखें तो अभिक्रियाएं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है उत्क्रमणीय और एक होती है अनुत्क्रमणीय। अब आगे देखते हैं। जैसे कि एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता है वो समय के साथ में क्या है, घटती जाती है, यानी कि जो अभिकारक यानी रिएक्टेंट है उसकी तो सांद्रता है कम होती जाएगी और जो उत्पाद की सांद्रता है वो समय के साथ में बढ़ती जाती है, यानी प्रोडक्ट है वो अपनी सांद्रता में वृद्धि कर रहा है। परंतु अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ में क्या है कि कमी और उत्पाद में सांद्रता में क्या हो रही है, समय के साथ वृद्धि बराबर होती है, यानी कि अभिकारक की जितनी कमी हुई है उत्पाद की सांद्रता है उसमें उतनी ही वृद्धि हो रही है। जैसे आप अब इस डायग्राम के थ्रू देखें, जैसे कि सांद्रता है और समय के बीच में ग्राफ बनाया है, तो अभिकारक है तो उसकी तो क्या हो रही है, सांद्रता है वो कम होती जा रही है समय के साथ में, और जो उत्पाद था उसकी सांद्रता क्या है, समय के साथ में बढ़ती जा रही है, यानी कि जितनी सांद्रता घटी है उतनी ही उत्पाद की सांद्रता क्या है, बढ़ रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ में होने वाला जो परिवर्तन है वो अभिक्रिया का वेग कहलाता है, यानी कि जितने टाइम में वो घट रही है उत्पाद की अभिकारक की और उत्पाद की बढ़ रही है, तो उसमें जो जितना समय लगा है यानी जितना परिवर्तन हुआ है वो वेग कहलाता है। तो वेग का यानी कि दर का फॉर्मूला क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन बटे में लगा समय। अब देखिए तो वेग इक्वल्स टू क्या हो गया, प्लस माइनस में डेल सी अपॉन में डेल टी। इसकी अगर इकाई देखें यानी यूनिट क्या होगी, तो सी है तो ये तो होगा मोल पर लीटर और अपॉन में टी है तो वो हो जाएगा सेकंड में, यानी कि मोल अपॉन में लीटर सेकंड हो जाएगा, यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यदि अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो तो सांद्रता के स्थान पर दाब प्रयुक्त करते हैं, यानी कि सांद्रता के स्थान पर अगर गैस अवस्था की बात कर रहे हैं, पहले सॉलिड में हो रही थी, अगर अब गैसीय अवस्था की बात करें तो जो सांद्रता है उसके स्थान पे दाब वर्ड प्रयुक्त करते हैं। अतः अभिक्रिया है वो वेग की इकाई क्या होगी, पास्कल अपॉन में सेकंड, क्योंकि दाब की यूनिट क्या होती है, पास्कल अपॉन में टी था तो वो सेकंड हो गया, तो पास्कल अपॉन में सेकंड। अब साम्यावस्था देखते हैं। साम्यावस्था वह स्थिति है जहां अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं के वेग हैं वो समान हो जाते हैं, यानी कि वही आपको अभी बताया कि रिएक्टेंट जितना घट रहा है सांद्रता, प्रोडक्ट की सांद्रता उतनी ही बढ़ रही है, अर्थात अभिकारक में उत्पाद और उत्पाद में अभिकारक बनने की जो दर है वो समान हो जाती है, यानी अभिकारक से जो उत्पाद बना वो और जो उत्पाद है वो किससे बना, अभिकारक से बनने की जो दर है वो समान हो जाती है। साम्यावस्था पर अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रताओं में समय के साथ में क्या है, बराबर परिवर्तन होता है। अब आप ग्राफ के थ्रू देखो, एक तरफ सांद्रता ली है अपॉन में एक साइड में समय लिया है, तो एक तरफ तो जो क्या है कि रिएक्टेंट से वो घट रही है और प्रोडक्ट में क्या है, बढ़ रही है, यानी कि इनके बीच में क्या हो गया, साम्यावस्था आ रही है। दोनों ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हो कि साम्यावस्था में आ रही है।
अब जैसे वेग और समय के बीच ग्राफ बनाया है, तो इसमें भी क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, उनके जो बनने की दर है वो एक साम्यावस्था में आ रही है। फिर हम देखते हैं कि साम्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देखते हैं। इसमें फर्स्ट है कि साम्य हमेशा बंद पात्र में होता है, और जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है अभिक्रिया क्रियाओं के लिए ही होता है, यानी कि साम्य अवस्था है वो बंद पात्र में होगी एक तो, और दूसरी क्या है कि जो उत्क्रमणीय, आपको दो बताई थी, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय, लेकिन इसमें जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ना, ये उनके लिए ही होता है, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए साम्य अवस्था के बारे में बताया गया है। साम्य पर अभिकारक और जो उत्पाद की सांद्रता है वो नियत हो जाती है, यानी कि दोनों की जो सांद्रता है वो नियत हो जाती है, यानी बराबर फिक्स है। फिर साम्य पर अभिक्रिया रुकती नहीं है, यानी कि साम्य पर क्या है कि दोनों तरफ से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अपनी सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हैं, तो अभिक्रिया वो रुकती नहीं है। अतः साम्य अवस्था क्या होता है कि वास्तव में गतिक होता है, यानी कि ये गतिक प्रोसेस है जिसमें एक में तो सांद्रता घट रही है और एक में बढ़ रही है। उत्प्रेरक मिलाने पर अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ जाता है, अतः साम्यावस्था भी जल्दी आती है। यानी कि वेग अगर बढ़ेगा तो यानी कि जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जो सांद्रता में चेंजमेंट है वो जल्दी होगा, तो जो साम्यावस्था है वो भी जल्दी हो जाएगी। फिर है रासायनिक साम्य तब स्थापित होता है जब अग्र व पश्च अभिक्रियाओं के जो वेग हैं वो समान हो जाते हैं, यानी अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया है उनके वेग अगर समान हो जाएंगे तो वो क्या होगी, रासायनिक साम्य अवस्था में आ जाएगी। साम्य पर मापने योग्य गुणधर्म जैसे कि रंग, घनत्व या फिर ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी आदि क्या होती है, नियत हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो साम्य अवस्था है वो किसी भी दिशा से प्राप्त की जा सकती है, यानी कि कोई एक डायरेक्शन नहीं है, किसी भी दिशा में ये प्राप्त कर सकते हैं। फिर है कि सांद्रता, ताप, दाब आदि में परिवर्तन करने पर साम्य पूर्व स्थापित हो जाता है, यानी कि अगर सांद्रता या टेम्परेचर, प्रेशर इनमें अगर चेंजमेंट करेंगे तो क्या होगा, साम्य पूर्व में ही स्थापित हो जाएगा, यानी जल्दी बन जाएगा। फिर है साम्य अवस्था अल्प समय के लिए स्थापित होती है, यानी कि एक अल्प समय के लिए साम्य अवस्था आती है, बाद में तो कम ज़्यादा तो होना ही है, क्योंकि रिएक्टेंट है वो कम हो जाएगा और प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन साम्य अवस्था है वो एक फिक्स समय पर, यानी कि कुछ ही टाइम पे क्या होगा कि स्थापित होती है। यदि अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो उसे समांग साम्य कहते हैं, यानी कि उनकी भौतिक और अवस्थाएं अगर समान है तो वो क्या होगे, समांग साम्य होगा। और भौतिक अवस्था समान न हो तो उसे विषमांग साम्य कहेंगे, यानी कि अगर एक ही अवस्था में आ रहे हैं तो क्या होगा, समांग साम्य होगा, और अगर अलग अलग भौतिक अवस्था होगी तो विषमांग साम्य होगा। रासायनिक साम्य रासायनिक अभिक्रिया में स्थापित होता है, परंतु भौतिक प्रक्रमों में होने वाली जो साम्य को भौतिक साम्य कहते हैं। अतः साम्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है भौतिक साम्य और दूसरा होता है रासायनिक साम्य। चलो हम अब इसमें देखते हैं भौतिक साम्य, यानी कि फिजिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि भौतिक प्रक्रमों अर्थात अवस्था परिवर्तन में स्थापित होने वाले साम्य को भौतिक साम्य कहते हैं। यानी कि भौतिक की बात हुई है, यानी कि जो उसकी फिजिकल जो है स्टेट है उसमें जो चेंजमेंट हो रहा है उसके बारे में बताया है। इसे निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, जैसे कि सॉलिड है वो लिक्विड में, दोनों क्या है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों टाइप से हो रही हैं, यानी सॉलिड लिक्विड में भी चेंज हो रहा है या फिर लिक्विड है वो सॉलिड में भी चेंज हो रहा है। ऐसे ही लिक्विड है और गैस के बीच में हो जाएगा, और सॉलिड और गैस के बीच में हो रहा है, तो ये आपस में इंटरकन्वर्ट हो पा रहे हैं। अब इसमें हम फर्स्ट देखते हैं कि ठोस द्रव साम्यावस्था, यानी कि एक थर्मस में रखी हुई बर्फ और जल दोनों क्या है कि 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस और एक वायुमंडलीय दाब पर सदैव साम्यावस्था में होते हैं, क्योंकि बर्फ में तो जल
और जल से क्या है कि बर्फ में परिवर्तन की जो दर है वो समान होती है। अतः 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के लिए हिमांक है और बर्फ़ के लिए क्या है, गलनांक है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस है उसमें जल के लिए तो क्या होगा, ये हिमांक पॉइंट होगा, और बर्फ़ के लिए क्या होगा, ये गलनांक पॉइंट होगा, यानी गलना स्टार्ट हो जाएगा। और जल के लिए क्या होगा, ये हिमांक यानी जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी से तो ये साम्यावस्था बनेगी इनके बीच में। एक वायुमंडलीय दाब पर किसी शुद्ध पदार्थ का वह ताप जहाँ ठोस और द्रव दोनों साम्य में होते हैं उसे हिमांक या गलनांक कहते हैं। फिर ऐसे ही ये जैसे हमने ठोस और द्रव का देखा है, यानी कि जैसे नॉर्मल आप देखो बर्फ़ और जल के रूप में देखो आप, तो बर्फ़ तो क्या हुआ, पिघलने स्टार्ट हुई है, या फिर जल क्या हुआ, वो बर्फ़ में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। तो एक साम्य अवस्था तो बीच में आती है, तो उसके बारे में बताया। ऐसे ही द्रव और गैस की साम्य अवस्था देखें तो जब एक बंद पात्र में द्रव को जब गर्म किया जाता है तो द्रव में तो क्या होता है कि उसके जो कण हैं वो वाष्पित होने लगते हैं, और जब वाष्पन को संघनन की दर समान हो जाती है तो साम्य स्थापित हो जाता है। यानी कि अगर नॉर्मल अगर द्रव है, अगर उसको वाष्पित करेंगे, गर्म करेंगे तो वो वाष्प में कन्वर्ट होगा, और अगर जो वाष्पित है उसको अगर प्रेशर डाल के, अगर दाब के थ्रू अगर प्रेशर करेंगे तो वो क्या होगा कि वापस से संघनन करेंगे तो वो क्या होगा, द्रव में कन्वर्ट होगा। तो इनके बीच में भी एक साम्य स्टेट आएगी जो इनके बीच की अवस्था होगी। किसी द्रव का वह ताप जहाँ द्रव और गैस दोनों साम्य में हो, साम्य में आ जाती हैं, तो ये क्या कहलाता है, द्रव का क्वथनांक कहते हैं। और पानी के लिए क्वथनांक कितना होता है, 373.15 केल्विन होता है, यानी कि 373.15 केल्विन होता है। और इस स्थिति पर पानी का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब होता है, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर क्या होगा, 1.013 बार होता है, बोर होता है। फिर अब बताया कि जैसे कि शुद्ध द्रव में अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है कि क्वथनांक क्या होता है, सदैव बढ़ता है। यानी कि जितनी ज़्यादा अशुद्धि होगी तो उसका क्वथनांक भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। अब हम थर्ड स्टेट देखते हैं, यानी कि ठोस गैस साम्य अवस्था। यानी कि जब एक बंद पात्र में कपूर को गर्म किया जाता है, या फिर कपूर को गर्म कर रहे हैं तो कपूर के कण हैं वो क्या होते हैं कि गैस अवस्था में ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, और यदि ऊर्ध्वपातन और जो निक्षेपण है इनकी दर है समान होती है, यानी कि अगर गर्म कर रहे हैं तो ऊर्ध्वपातन या फिर निक्षेपण हो रहा है वो उनकी दर समान होती है, तो साम्य स्थापित होता है। और इस समय दोनों प्रक्रम क्या होते हैं, समान गति से होते हैं। नोट के रूप में देखें तो आप देखो कि जब एक बंद पात्र में आयोडीन को रखकर गर्म किया करते हैं तो पात्र में क्या होता है कि प्रारंभ में तो क्या होता है, बैंगनी रंग बढ़ने लगता है, परंतु धीरे धीरे क्या होता है कि बैंगनी रंग है वो नियत हो जाता है, और तब उस समय क्या होता है कि वो साम्य स्थापित हो जाता है। तो ये हमने तीनों स्टेट देख ली, यानी कि सॉलिड का लिक्विड में और लिक्विड का गैस में, या फिर सॉलिड का गैस में जो साम्य अवस्था थी इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। ऐसे ही नॉर्मल देखें कि विलयन है, तो विलयन प्रावस्था की साम्य अगर देखें तो जब एक द्रव विलायक में ठोस या गैस विलेय मिलाया जाता है तो किसी कारण और क्रिया क्रिस्टलीकरण 2 घटनाएं होती हैं। यानी कि 2 घटनाएं कौन कौन सी होती हैं कि एक में तो क्या होता है कि विलनीकरण यानी विलन हो रहा है, उनका मिलाव हो रहा है, और एक का हो रहा है क्रिस्टलीकरण। 2 प्रोसेस होगी। विलेय के कुछ कण हैं वो पेंदे की ओर गमन करते हैं, और जैसे ही ये विलनीकरण कहते हैं, यानी कि उनका मिल रहे हैं वो, और कुछ कण बाहर की ओर पृथक होते हैं, जिसे क्या कहते हैं कि क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जब विलनीकरण और क्रिस्टलीकरण की दर है वो साम्य में हो जाती हैं तो साम्य स्थापित हो जाता है, और उस समय क्या होता है कि संतृप्त विलयन का निर्माण होता है। यह जो
विलेय की में घोली जाने वाली अधिकतम मात्रा है, इसे ही क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। अब विलेयता देखें तो क्या होगा कि विलेय प्लस विलायक क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम और आगे पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ें और कुछ कंफ्यूज हो तो बताएं, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे पढ़ें। थैंक यू।